देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जजों के ट्रांसफर को लेकर केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है। अप्रूवल के बाद 13 हाई कोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिलेंगे, वहीं 5 चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के 17 जजों को ट्रांसफर किया जाएगा। नए जजों की नियुक्ति के बाद पेंडिंग केसों का बोझ भी कम होगा। उदाहरण के लिए अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ नए पुराने करीब 10 लाख केसेस पेंडिंग है। इसमें कई मुकदमे 30 साल पुराने भी हैं। नए मुकदमों के बीच उनका नंबर ही नहीं आ पा रहा है। मतलब साफ है कि लोगों को न्याय मिल पाने में 1 या 2 साल नहीं बल्कि एक लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ता है। मुकदमों की पेंडिंग लिस्ट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जजों की संख्या है। करीब करीब हर एक जज के भरोसे 10,204 मुकदमे हैं। ऐसे में आने वाले नए मुकदमों को छोड़ भी दिया जाए तो भी पुराने जो मुकदमे हैं, जो पुराने फाइलें हैं, उनका निपटारा भी जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती हो जाती है और उनका निपटारा करने पर कम से कम 15 से 20 साल का वक्त लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश भर के 13 उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में 17 न्यायाधीशों की स्थानांतरण की सिफारिश की है। इनमें से 5 मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें अन्य उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित किया जाएगा। 8 न्यायाधीश हैं जिन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। 16 सितंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम की बैठक में ये निर्णय लिया गया। उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के लिए अनुशंसित मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति अकील कुरैशी त्रिपुरा से राजस्थान, न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती राजस्थान से त्रिपुरा, न्यायमूर्ति मोहम्मद रफी मध्य प्रदेश से हिमाचल प्रदेश, न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़, जस्टिस विश्वनाथ सोमजर मेघालय से सिक्किम। विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित 8 मूल न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल इलाहाबाद, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव कलकत्ता, न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा आंध्र प्रदेश, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा तेलंगाना, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार गुजरात, न्यायमूर्ति आर.बी. मलिमठ मध्य प्रदेश, न्यायमूर्ति रंजीत बी. मोरे मेघालय। कॉलेजियम में पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी। उन सिफारिशों को केंद्र सरकार ने 1 सप्ताह के भीतर मंजूरी दे दी थी, जिससे सर्वोच्च न्यायालय की कार्यशक्ति 24 से 33 हो गई थी। केंद्र सरकार अब तक उन 68 न्यायिक अधिकारियों और वकीलों को विभिन्न हाईकोर्ट में जज बनाने को लेकर फैसला नहीं कर सकती है, जिनके नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले महीने अपनी सिफारिश में भेजे थे। आज फिर कॉलेजियम ने केंद्र को नामों की सूची भेजी है। इसमें जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन न्यूज। तो तकरीबन 10 लाख केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग है। क्या उसका निपटारा अब जल्द होगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है और ऐसे में इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सतीश चंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं, एक्स जज है इलाहाबाद हाई कोर्ट के। सर बहुत स्वागत है आपका। शशांक वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सतीश जी आपसे है, जिस ऐतिहासिक स्तर पर जजों के तबादले और पदोन्नति हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं? हेलो जी आपकी आवाज मिल पा रही है सर, बताइए। हाँ, लेकिन आपका क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे आप? जी जिस ऐतिहासिक स्तर पर जजों के तबादले हुए हैं और पदोन्नति हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पदोन्नति तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब भी कहीं पोस्ट खाली होती है तो किसी न किसी को एलिवेट करना होता है जी। अब ऋतुराज अवस्थी जो है लखनऊ से, उनको कर्नाटक हाईकोर्ट भेजा है, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। बाकी जो ट्रांसफर है तो 93 के अंदर ही आ गई थी स्कीम कि इसमें जजेस को जो है एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में भेजना है। और मेरा मानना तो ये है कि जो भी एलिवेशन होता है उसको हाईकोर्ट के अंदर एलिवेशन ना किया जाए जहां वो प्रैक्टिस करता आया है, उसको कम से कम दूसरे हाईकोर्ट में भेजा जाए।
दूर के हाईकोर्ट में भेजा है, तभी ये पेंडेंसी कम हो सकती है। तो ये तो एक अच्छा स्टेप है कि ये जो जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे इस लिस्ट के अंदर जो ट्रांसफर की आई है, बहुत सारे तो ट्रांसफर जो है वो ऑन रिक्वेस्ट हुए हैं। उसमें ये नहीं कि एक पॉलिसी ले ली गई है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो 93 की पॉलिसी है कि उसमें जो भी बाहर से एलिवेट होते हैं एक पर्टिकुलर हाईकोर्ट के अंदर जहां प्रैक्टिस करते थे, उनको दूसरे हाईकोर्ट में भेजा जाए। और मैं उससे एक एग्जाम्पल आपको बहुत बढ़िया देता जाना चाहूंगा। जब मैं एक जूनियर जज था और मैंने ज्वाइन किया था लखनऊ बेंच के अंदर, तो एक हमारे पास रिट पिटीशन आई थी मैंडेमस की कि बाराबंकी रोड के ऊपर एक जानवर की डेथ हो गई जिससे कि पोल्यूशन फैल रहा है कि उसकी बॉडी रिमूव कर दी जाए। इमीडिएटली वी इशू द डायरेक्शन टू द एसडीएम टू रिमूव द बॉडी। और हमारे सीनियर साहब थे, उन्होंने जो है 4 वीक का टाइम जो है काउंटर के लिए और 6 वीक का टाइम जो है रीजॉइंडर के लिए उन्होंने ग्रांट कर दिया। जब हम चैम्बर में आए तो मैंने पूछा कि भाई आपने क्यों कर दिया ग्रांट? रिस्ट्रिक्शन तो खत्म होगी, इन्फेक्शन हो गई, बॉडी रिमूव होगी, बात खत्म होगी। तो उन्होंने कहा कि एक तो जो है सरकारी वकील है, उनको अपनी फीस बनानी है, और दूसरी साइड पे जो वकील है फला फला जिसका बेटा है उसको भी फीस बनानी है, अगली डेट को डिसमिस कर देंगे। 8 साल के पीरियड के बाद भी मेरे सामने तो केस कभी आया नहीं कि डिसमिस हुआ हो। तो दैट एडिड टू द पेनल्टी जी। तो मेरा मानना तो ये है कि जो जज जहां से प्रैक्टिस करता था और उसमें वो एलिवेट हुआ है, उसको जो है दूसरे हाईकोर्ट में भेजा ही जाए, कंपल्सरी एक पॉलिसी बना ली जाए। ठीक है। और जो जजों को पूरा करने के लिए जो कदम उठाया जा रहा है, आपको लगता है कि केसेस की जो पेंडेंसी है, जो पेंडिंग केसेस है, एक छोटा अगर केस भी होता है तो उसका निपटारा करने में 10 से 15 या 15 से 20 साल का वक्त लग जाता है, तो वो कहीं ना कहीं जो एक लंबा वक्त लगता है वो उसमें अब कमी आएगी, जल्दी ही केसों का निपटारा होगा? ऐसा नहीं है। मैंने जो आपको भी एग्जांपल दी है उसको बताया कि किस लिए पेंडेंसी बढ़ती है। जो इन्फेक्टेड केसेस है उनकी पेंडेंसी में जोड़ा जाता है। और वन रीजन और अंदर जो मैंने अभी आपको रीजन बताया कि उनको अपनी फीस बनानी थी, उनको अपना जो है काम करना था, जो दूसरे वकील थे, सरकारी वकील थे, केस बढ़ाने थे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें केसेस की कमी आएगी। आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जबकि 17-18 जजेस अगर सबकी पेंडेंसी देख लीजिए और आज की पेंडेंसी देख लीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की आज भी पेंडेंसी 10 लाख के ऊपर है, जबकि वहाँ 160 जजेस हैं। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। शशांक जी भी लगातार जुड़ा हुआ है। सर मैं लौटती हूँ आपके पास, सतीश चंद्रा जी। ठीक है शशांक जी, सवाल इस बात को लेकर है, जजों की जो नियुक्ति की जा रही है, इसे बार कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद अब जो पेंडेंसी है उसमें कमी आएगी केसेस की पेंडेंसी में? मैडम, आज सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का सराहनीय कदम माननीय उच्च न्यायालय ने उठाया है, उन्होंने इस बात को इंश्योर किया है कि देश के अंदर न्यायमूर्तियों की संख्या जो सुप्रीम कोर्ट में थी, आज एक ऐतिहासिक रूप से 9 सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्तियों को एक साथ शपथ दिलाई, जिसमें से आने वाले समय में 3 भारत के मुख्य न्यायाधिपति बनेंगे। हाई कोर्ट के अंदर जितने भी खाली पद थे उन्होंने यथाशीघ्र उसको भरा। उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग जो की गई, जिस हाई कोर्ट को बैलेंस करने के लिए कि सारे हाई कोर्ट में थोड़े से जजेस की पूर्ति हो सके और वहां से एक्सपेडाइट रूप से मैटरों को डिसाइड किया जा सके। आने वाले समय में माननीय न्यायमूर्ति साहब का ये भी बयान था कि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द देश में न्यायालयों में जजों की संख्याओं को पूर्ण रूप से भरा जा सके। अगर जब देश में न्यायालयों में जजों की संख्या बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जो कि भारत की सरकार का, उत्तर प्रदेश की सरकार का और अधिकतम और सरकारों का मंशा है, तो निश्चित रूप से मुकदमों में कमी आएगी। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आप हमेशा समझिए कि मुकदमे, जो पुराने मुकदमे थे वो डिस्पोज हो रहे हैं, नए मुकदमे फाइल हो रहे हैं, तो जो टाइम पीरियड है वो निश्चित रूप से कम हो रहा है। जो भी न्यायमूर्ति किसी भी उच्च न्यायालय में, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उड़ीसा हो, किसी भी न्यायालय में जब वो नियुक्त होते हैं तो उनसे एक ऑप्शन मांगा जाता है किस न्यायालय में जाना चाहते हैं। अगर वो अपने पेरेंट न्यायालय में अपॉइंट होते हैं, न्यायालय में अपॉइंट होने के बाद आज तक न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठा है कि वो किस तरह से डिस्पोज करेंगे। वो जो प्रोसीजर है विच इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एस्टेब्लिश्ड बाय द जुडिशरी। जुडिशरी में कैसे उनके स्टेट, हर हाई कोर्ट के अपने रूल्स हैं, उस पर निर्धारित कर रहे हैं। आज देश में मुकदमों की संख्या कम हो रही है पैंडेमिक के बाद भी। आप ये बात देखिए, लगातार जो कलेक्टर भी इस बात को बार बार ये बात कहना चाहता है और बार बार उसने कहा भी है कि आप ओल्ड केसेस देखिए, हम उनको डिस्पोज कर रहे हैं, नए केसेस फाइल हो रहे हैं, तो उनको पेंडेंसी का टाइम कम हो रहा। 138 पे जिसमें बहुत सारे चेक बाउंस के केस थे, उनको रिड्यूस करने की बात की गई। माननीय मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि हम मीडिएशंस को बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चालान के कोर्ट बहुत सारे केसेस डिस्पोज हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से देश में केस कम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में आप देखेंगे और एक एक्सपेडाइट डिसीजन देने वाली जुडिशरी
हमारे साथ होगी और जनता तक, आम जनता को आम जनता की भाषा में न्याय मिल सके, इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधिपति कटिबद्ध है और इसी दिशा में उठाया गया ये बहुत सराहनीय और एक अच्छा कदम है, जिसको देश में हर आदमी ने खुले मन से स्वीकार बिल्कुल, ये किया है। सराहनीय कदम है, एक अच्छा कदम है, लेकिन और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि इस तरह जो केसेस लंबे वक्त तक खिंचते हैं उसमें कमी आए? इस पे भी हम बातचीत करेंगे और खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। सतीश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सर ये बताइए कि जजों की जो नियुक्ति की गई है उससे उत्तर प्रदेश के जो केसेस है हाई कोर्ट, उस पर किस तरह का असर पड़ेगा? कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। 10 लाख की पेंडेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वो बनी रहेगी। जो फ्रेश केसेस आ रहे हैं, जो फ्रेश फाइल करता है उसका तीसरे या चौथे दिन नंबर आता है। बेल एप्लीकेशन जो है 4-5 दिन बाद लिस्ट होती है। इसकी मुख्य वजह क्या है सर? मुख्य वजह बताइए। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जुडिशरी जो है हमारा थर्ड पिलर है, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, और जुडिशरी के अंदर एरियर जो है वो एक अभिशाप है, और ये अभिशाप मैन मेड है, जो लोगों ने बनाया गया है। ये कोई दैविक नहीं है, या कोई डिवाइन से नहीं आया है अभिशाप। इसके अंदर जो है पेंडेंसी बढ़ाने के कई कारण है, जिसके लिए आप विशेष रूप से चर्चा करेंगे तब उसमें बात हो पाएगी। इतने शॉर्ट नोटिस में बता सकता हूँ कि एक तो आप जो है जुडिशरी के अंदर जो मजिस्ट्रेट है, जो लोअर लेवल पर है, वो 60 साल में रिटायर करता है, और सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल में रिटायर करता है, हाई कोर्ट का जज 62 साल में रिटायर करता है। हर आदमी अपने एलिवेशन के लिए लगा रहता है, वो जुडिशरी का जो वर्क है वो उससे सफर करता है। आप देखिए, गवर्नमेंट के अंदर एक चपरासी की रिटायरमेंट एज 60 साल है और कैबिनेट सेक्रेटरी की 60 साल है। तो आप क्यों नहीं सारी एज को एक बराबर कर देते, 65 साल कर दें, तो आपकी जो जजेस की जो शॉर्टेज है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। दूसरा, मैंने आपको सजेशन दिया था कि एज बढ़ाने के अलावा जो है जो एलिवेशन होता है बार के अंदर, उसको उस हाई कोर्ट में नहीं रखा जाए, उसको दूसरे हाई कोर्ट में भेजा जाए उसके बाद। जी देखिए, इसके अंदर ये एलिवेशन हो सकता है, उसके अंदर रीजन हो सकता है। तीसरा, जो हमारे यहाँ मोस्ट जो केवल इंडिया के अंदर है वो है एडवोकेट की स्ट्राइक। इलाहाबाद के अंदर जो है साल के अंदर कम से कम जो है 40 दिन स्ट्राइक चलती है, फॉर वन रीजन और अनदर। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एडवोकेट की स्ट्राइक नहीं होती है। तो जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि 1 बार 1 वोट इलेक्शन के लिए, ऐसे ही इसके अंदर हम कर सकते हैं कि एक एडवोकेट को 2 या 3 कोर्ट का लाइसेंस दे के वो सिर्फ वहीं प्रैक्टिस करेगा, तो ताकि वो वहाँ उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे, और केस जब नंबर पाए तो उसको आर्ग्यू कर जाए। क्या होता है कि जब भी केस आता है वो दूसरे कोर्ट में देती है, या बाहर गया है, या आउट स्टेशन है, उसको जहाँ केस मिलेगा बच जाएगा। तो इसके अंदर एक ये सिस्टम इसको आप डेवलप कर सकते हैं कि ये किया जाए। इसका ये जो है, अब आप जो केसेस है उनकी आप बंचिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम इनकम टैक्स में करते हैं कि एक एसएसटी के डिफरेंट ईएसपी करते हैं, तो ऐसे ही जो है फैमिली लॉ के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसमें 4-5 केस निकलते हैं। सेक्शन 3 का है, डाउरी प्रोविजन एक्ट है, 498 आईपीसी का है, सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का है, सेक्शन 9 की एप्लीकेशन है, 125 सीआरपीसी। इन सबको एक क्लब करके एक जगह कर दिया जाए, क्यों पार्टीज एक हैं, दोनों पार्टी एक ही जगह है, तो उनके सारे केसेस एक जगह निपटा दिए जाए। ये नहीं डिफरेंट कोर्ट में चल रहे हैं और उसके बाद किया जाए, वो नहीं हो पाएगा। जी। तीसरा ये है कि जो हमारी रिट पिटीशन है उसका आज भी जो है 100 रुपए स्टैंप ड्यूटी लगती है यूपी के अंदर, इसको बढ़ा दिया जाए, जो कि अंग्रेजों के टाइम में 200 साल पहले चली थी, करीबन 150 साल पहले थी। तो इनको थोड़ा सा बढ़ाएगा तो पेंडेंसी कम हो सकती है। मैंने बताया मैन मेड पेंडेंसी है, और जो जजेस काम नहीं करते हैं, जब भी ओथ लेते हैं तो इनके कहाँ कहते हैं कि हम काम करेंगे, कोई जज तो ये नहीं कहता कि हम काम करेंगे। सब चीज की ओथ ली जाती है, लेकिन काम करने की ओथ नहीं ली जाती है। मैंने ऐसे जज देखे हैं जिन्होंने 2.5 या 3 जजमेंट लिखे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। पूरी लाइफ में 2.5 या 3 जजमेंट लिखे होंगे उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आप उनका परफॉर्मेंस देखें, हमारे नेशनल जुडिशियल ग्रिड है जी, जिसके अंदर कंप्यूटराइज सबके डेटा आते हैं, सबके जजमेंट आते हैं। तो जिसका फिगर नहीं है या जिसकी क्वालिटी नहीं है, उसको जो है नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया जाए जहाँ काम करना, ताकि वो अपनी क्वालिटी के साथ कम कर सके, और उनको सिर्फ वहाँ लाया जाए जो एक्सपीरियंस डिस्पोजल कर सकते हैं, जो जहाँ पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जैसे इलाहाबाद है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, दिल्ली है, इस 4 जगह बहुत ज्यादा पेंडेंसी है। कलकत्ता की नंबर 2 पर आती है पेंडेंसी, तो वहाँ पर उनको लगाया जाए तो केसेस तो डिस्पोजल हो सकता है। मैं समझता हूँ अगर पॉलिसी ले तो 5 साल के अंदर ही अंदर पेंडेंसी आधी से भी कम आ जाएगी। ठीक है,
ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने सर प्रकाश डाला है। शशांक वाजपेयी जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बातों से, और क्या आपको लगता है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु सतीश जी ने गिनाए हैं इन पर काम करने की जरूरत है? अगर पेंडिंग केसेस की बात अगर हम करते हैं, जजों की नियुक्ति की बात करते हैं, तो इस समस्या का भी समाधान होना चाहिए जिस बात का जिक्र अभी सतीश जी कर रहे थे। देखिए, सतीश जी हमारे सीनियर हैं और बड़े आदरणीय हैं, माननीय हैं, और इसलिए मैं उनकी किसी बात को सम्मानजनक रूप से उस पर उत्तर देना चाहूंगा, बहुत सम्मानजनक तरीके से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई विचार उनसे मतभेद हो। हमको आज के समय में जब युवा पीढ़ी देश के अंदर कार्य कर रही है, देश के अंदर दो साल के अंदर जिस तरह से पूरी देश की जुडिशरी चेंज हुई है, पैंडेमिक ने जिस तरह से जुडिशरी में निर्णय दिए हैं, पैंडेमिक में जिस पर 24/7 पूरा जुडिशियल स्टाफ सारे कोर्ट्स ने काम किया है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, तो हम बिल्कुल ये नहीं मान सकते कि जजेस काम नहीं कर रहे हैं, जजेस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जजेस को नहीं, उन्होंने सबकी बात नहीं की। उन्होंने कहा है कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ का जिक्र उन्होंने किया है। हम देखिए, किसी भी तरह से किसी भी संस्था के मोरल को कभी हमें तोड़ना नहीं चाहिए, हम उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं इस दिशा में हमें विचार भी करना चाहिए और कार्य भी करना चाहिए। जब बात पेंडेंसी की है, पेंडेंसी पे मत विचार करिए। आज आप सोचिए कि देश का नागरिक अपने अधिकारों के प्रति कितना जागरूक है। छोटी छोटी चीज के लिए अगर वो कोर्ट में जा रहा है, इसका मतलब वो चाहता है कि हमें न्याय मिलेगा, हमें न्याय पे आस्था है, न्याय पे विश्वास है, और लोगों को कोर्ट में न्याय मिल रहा है। जिस तरह के 498 क्वेश्चन के मामले की बात की इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद की 23 करोड़ जनसंख्या पे आज की डेट में जो जजेस की संख्या है वो 160 है, जिससे लगभग 17 और जजेस अभी अपॉइंट करने के लिए कलेजियम ने ऑलरेडी रिकमेंडेशन दे दी है, जो बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में नियुक्त हो जाएंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो इंडिया में लगभग 2200 जजेस, यूपी के अंदर पूरे इंडिया में 16,000 जगहों में से 2200 जजेस यूपी के अंदर है, जो बहुत सम्मानित। अपने आप में नए कोर्ट रूम की स्थापना की गई है, नए 500 कोर्ट रूम बनाए जा रहे हैं। पेंडेंसी तो कम हो ही रही है, आप इस बात को स्वीकार करिए। दूसरा, फास्ट डिस्पोजल हो रहा है। इन्होंने एक बात और कही है कि जो एडवोकेट है वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, अक्सर स्ट्राइक रहती है, ये भी एक बड़ा कारण है कि कोर्ट का जो काम है वो इफेक्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, बार काउंसिल की तरफ से नए रूल्स हो सकता है विद इन अ वीक नए जजमेंट्स में आ जाएंगे, जिसके ऊपर नई गाइडलाइंस इशू हो जाएंगी कि स्ट्राइकें कम से कम हो तो खत्म हो जाए, जिससे कि जनता को न्याय मिल सके। अधिवक्ता और न्यायाधीश दोनों लोगों का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लिटिगेंट्स जो भी आते हैं, वादीगण याचिगण, उनको अधिक से अधिक कम से कम समय में अच्छे से अच्छा न्याय मिल सके। हमें संविधान की भावना के मूल भावना के विपरीत नहीं चलना है। मूल भावना यह है कि जनता तक न्याय पहुंचे, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय दिखना चाहिए और उसके संग न्याय होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। सतीश जी, सवाल ये भी है कि एडजर्न हो जाना, बार बार एडजर्न कर देना अदालत को, ये भी एक बड़ी वजह है क्या कि केसेस पेंडिंग हो जाते हैं, काम नहीं हो पाता है? कोरोना काल की वजह से भी क्या पेंडिंग हुए केसेस क्योंकि काम नहीं हो पाया? और जो फिजिकल हियरिंग होती है उस पर रोक लग गई थी, यानी कि उसको बंद कर दिया गया था, ऑनलाइन इतनी बेहतर तरीके से काम नहीं हो पाया, ये भी एक बड़ी वजह है कि काफी ज्यादा पेंडेंसी हुई है केसेस की। मैडम, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट कहा है। एक सेक्शन 151 सीपीसी है जिसके अंदर मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की जाती है। जब कोई एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो सबसे पहले उसका डिस्पोजल होना चाहिए, तभी वो मेन प्रूफ चल पाता है। 151 के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 1001 एप्लीकेशन लगा दीजिएगा, आपकी एक एप्लीकेशन डिसमिस हुई तो उसकी एप्लीकेशन और डाल दीजिएगा, वो डिसमिस हो इसे डाल दीजिएगा, तो मेन प्रूफ तो आपको चलेगा ही नहीं, तो पेंडिंग ही रखेगा ना जी। दोस्तों नेक्स्ट पीढ़ी जब आएगी तभी तो करेगी वो उसके तो तो उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि आप जो है एडजॉर्नमेंट 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं। तो जिस तरह से बना दिया 151 के अंदर अमेंडमेंट कर दीजिएगा और जो कोर्ट है उसमें बता दें कि आपको 1 या 2 बार एडजॉर्नमेंट लेना है। अगर तीसरा एक टेंडेंसी और बन गई है जो है कि उसको अपने फाइल को बल्कि करना है। जी जी, ताकि क्लाइंट पे भी ऐसा पड़ा कि तुम्हारा केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हमने कहा रिपीट करेंगे, जिसके कारण की कोई वैल्यू भी नहीं है वो भी उसको लगा करके उसको बल्कि कर देंगे। चलिए, तो ये तो नहीं होता। आप काम की बात तो आइए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिससे उम्मीद ये की जा रही है कि जो केसेस की पेंडेंसी है उसमें कमी आएगी।